चित्रलेखा हिंदी एकेडमी में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं चंद्रधर शर्मा द्वारा लिखित उनकी कहानी उसने कहा था, साथ में उनका जीवन परिचय। गुलेरी जी का जन्म 7 जुलाई 1883 और मृत्यु 12 सितंबर 1922 को हुई। गुलेरी जी के पिता हिमाचल प्रदेश में गुलेर गांव के ज्योतिर्विद महामहोपाध्याय पंडित शिवराम शास्त्री राज सम्मान पाकर जयपुर राजस्थान में बस गए। शास्त्री जी की तीसरी पत्नी लक्ष्मी देवी गुलेरी जी की जन्मदात्री माँ थी। हिंदी के प्रमुख रचनाकार पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी कथाकार, व्यंग्यकार, निबंधकार तथा अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे। आप संस्कृत, पाली, प्राकृत, हिंदी, बंगला, अंग्रेजी, लैटिन और फ्रेंच आदि भाषाओं पर एकाधिकार रखते थे। गुलेरी जी केवल 10 वर्ष के थे तब एक बार वे संस्कृत में भाषण देकर भारत धर्म महामंडल के विद्वानों को आश्चर्यचकित कर दिया था। उन्होंने सभी परीक्षाएं प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की। उनकी रुचि विज्ञान में थी। प्रिय विषय इतिहास और पुरातत्व था। 1904 से 1922 तक वे महत्वपूर्ण संस्थानों में प्राध्यापक के पद पर भी कार्य किए। यह कहानी एक आदर्श प्रेम और देशभक्ति की कहानी है। उसने कहा था, कहानी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित सरस्वती पत्रिका में जून 1915 में प्रकाशित हुई। गुलेरी जी को हिंदी साहित्य में सबसे अधिक प्रसिद्धि 1915 सरस्वती मासिक पत्रिका में प्रकाशित उनकी प्रसिद्ध कहानी उसने कहा था से मिली। इस कहानी को आज भी शिल्प एवं विषय वस्तु की दृष्टि से मील का पत्थर माना जाता है। गुलेरी जी की मृत्यु 29 वर्ष की आयु में काशी में पीलिया रोग हो जाने के कारण हुई। गुलेरी जी ने इस कहानी को प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के बीच लिखा। इस युद्ध में एक ओर जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया और तुर्की था, तो दूसरी ओर ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, जापान और इटली। प्रत्यक्ष रूप से भारत इस युद्ध में कहीं नहीं था, फिर भी भारतीय सिपाही इस युद्ध में भाग लिए थे और अपने प्राणों की बलि भी दिए। इसके अलावा उन्होंने 2 और कहानियाँ लिखी, बुद्धू का कांटा 1914, सुखमय जीवन 1911। इन तीनों कहानियों में सबसे अधिक चर्चित कहानी उसने कहा था। इस कहानी में पूर्व दीप्त शैली का प्रयोग हुआ है। गुलेरी जी की अन्य रचनाओं में निबंध, शेषनाग की मूर्तियाँ, देवकुल, पुरानी हिंदी, संगीत, कछुआ धर्म, आँख, मोरे से मोहि कुठाप, कविताएं, एशिया की विजयदशमी, भारत की जय, बेनाक वर्ण, ऐताग्नि, झुकी कमान, स्वागत और ईश्वर प्रार्थना है। कहानी संग्रह में उसने कहा था 1915, सुखमय जीवन 1911, बुद्धू का कांटा 1911 पाटलिपुत्र पत्रिका में प्रकाशित हुई। इन्होंने समालोचक पत्रिका का संपादन 1903 से 7 में किया। समालोचकों की दृष्टि में गुलेरी जी की अमर कहानियों की भूमिका में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस कहानी की प्रशंसा करते हुए लिखा कि यह मर्यादा में रहकर प्रेम की व्यंजना करने वाली अद्वितीय कहानी है। नगेंद्र के शब्दों में गुलेरी जी की कहानियों का प्रमुख आकर्षण तो रस ही है। यह रस उथली असिकता या मानसिक विलासिता का तरल द्रव्य नहीं है, जीवन के गंभीर उपभोगों से खींचा हुआ गाढ़ा रस है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने गुलेरी जी के साहित्य को अमूल्य रत्न माना, क्योंकि गुलेरी जी ने अपनी कहानियों में पात्रों के भाव, परिस्थितियों में और सजीवता का समावेश किया है। उसने कहा था, कहानी में कुल मिलाकर 10 पात्र हैं, 9 पुरुष और 1 स्त्री। स्त्री पात्र में सूबेदारनी, पुरुष पात्र में लहना सिंह जो कि नायक है। अन्य पात्र सूबेदार हजारा सिंह, बोधा सिंह, सूबेदारनी होरा का लड़का वजीरा सिंह, अतर सिंह, लड़की का मामा महा सिंह, सिपाही लेफ्टिनेंट सिंह, अब्दुल्ला, डाक बाबू और पोलू राम। यह कहानी 5 भागों में है। उसने कहा था, कहानी की भूमिका बड़ी ही मार्मिक है। यह कहानी आज के प्रेमी प्रेमिकाओं की तरह
ना तो कोई प्रेम सप्ताह मनाती है और ना ही प्रेम दिवस। आज इस कहानी के लिखे जाने के 100 साल बाद भी हिंदी की कहानियों का जिक्र जब भी आता है तब इस कहानियों का नाम पहला लिया जाता है। बीबीसी के एक सर्वेक्षण के मुताबिक उसने कहा था, कहानी सिर्फ प्रेम कथाओं में ही नहीं बल्कि हिंदी की 10 बेमिसाल कहानियों में भी शामिल है। यह कहानी लहना सिंह के आत्मबलिदान की कहानी है। आलोचक नामवर सिंह का कहना है कि उसने कहा था का समुचित मूल्यांकन होना अभी बाकी है। उनके अनुसार इस कहानी को अभी और पढ़े जाने और समझने की ज़रूरत है। कहानी उसने कहा था का पहला भाग। बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जबान की कोड़ों से उनकी पीठ छिल गई और कान पक गए हैं। उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू काट वालों की बोली का मरहम लगा दें। जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ को चाबुक से धुनते हुए इक्के वाले कभी घोड़े की नानी से अपना निकट संबंध स्थिर करते हैं तो कभी राह चलते पैदलों के आँख न होने की तरस खाते हैं। उनके पैरों की उंगलियों के पोरों चिंग कर अपने को सताया हुआ बताते हैं और संसार भर की ग्लानि, निराशा और क्षोभ के अवतार बने नाक के सीध चले जाते हैं। तब अमृतसर में उनके बिरादरी वाले तंग चक्करदार गलियों में हर एक लड़री वाले के लिए ठहर कर सब्र का समुद्र उमड़ा कर, बच्चों खालसा जी, हटो भाई जी, ठहरना भाई जी, आने दो लाला जी, हटो बाचा कहते हुए सफ़ेद फेंटों, खच्चरों और बताकों, गन्ने और खुमचे वाले को राह से कहते हैं। क्या मजाल की जी और साहब बिना सुने किसी को हटना पड़े। यह बात नहीं कि उनकी जीभ चलती ही नहीं, चलती है पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती हुई। यदि कोई बुढ़िया बार बार चेतावनी देने के बाद भी पर लीक से नहीं हटती तो उनकी वचनावली के ये नमूने हैं। हट जा जीगड़े जोगिए, हट जा कर्मा वालिए, हट जा पुत्ता प्यारिए, बच जा लंबी वालिए। समष्टि में इसका अर्थ है कि तू जीने योग्य है, तू भाग्य वाली है, पुत्रों की प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहिए के नीचे आना चाहती है, बच जा। ऐसे बम्बू काट वालों के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की चौक के दुकान पर आ मिले। उसके बालों और उसके ढीले सूत्रों से जान पड़ता है कि दोनों सिख हैं। वह अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था और यह रसोई के लिए बढ़िया। दुकानदार एक परदेसी से गुथ रहा था जो शेर भर गीले पापड़ों की गड्डी गिने बिना हटता ना था। तेरा घर कहाँ है? मंगरे में। और तेरा? तेरा घर कहाँ है? मंगरे में। और तेरा? माझे में। यहाँ कहाँ रहती हैं? अतर सिंह की बैठक में। वह मेरे मामा होते हैं। मैं भी मामा के यहाँ आया हूँ। उनका घर गुरु बाजार में है। इतने में दुकानदार निपटा और इनका सौदा देने लगा। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुराकर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ भी दूध वाले के यहाँ अकस्मात दोनों मिल जाते। महीना भर यही चलता रहा। 2-3 बार लड़के ने पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? और उत्तर में वही धत मिलता। एक दिन जब फिर लड़के ने वैसी ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा तो लड़की लड़के की संभावना के विरुद्ध बोली, हाँ हो गई। कब? कल। देखते नहीं? या रेशमी से कड़ा हुआ सालू? लड़की भाग गई। लड़के ने घर की राह ली। रास्ते में एक लड़के को नाली में धकेल दिया। एक छावड़े वाले की दिन भर की कमाई खोई। एक कुत्ते को पत्थर से मारा। गोभी वाले ठेले में दूध उड़ेल दिया। सामने नहाकर आती हुई वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई, तब घर पहुंचा। दूसरा भाग। राम राम, यह भी कोई लड़ाई है? दिन रात कंधकों में हड्डियां अकड़ गई हैं। लुधियाना से 10 गुना जाड़ा और मेह और बर्फ ऊपर से पिंडलियों तक कीचड़ में धंसे हुए हैं। जमीन कहीं दिखती नहीं। घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ खाड़ी खंदक हिल जाती है और 100 गज धरती उछल पड़ती है। इस गेबी गोले से बची तब कोई लड़े। नगरकोट का जलजला सुना था। यहाँ दिन में 25 जलजले होते हैं।
जो कहीं खंदक से बाहर साफा या कोहिनी निकल गई तो चटाक से गोली लगती है। ना मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए या घास की पत्तियों में छिपे रहते हैं। लहना सिंह और 3 दिन हैं, 4 दिन तो खंदक में बिता ही लिए। परसों रिलीफ आ जाएगी और 7 दिन की छुट्टी। अपने हाथों झटका करेंगे और पेट भर खाकर सो रहेंगे। उसी फिरंगी मैम के बाग में मखमल की सी हरी घास है। फल और दूध की वर्षा कर देती है। लाख कहते हैं दाम नहीं लेती। कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। 4 दिन तक एक पलक नहीं झपकी। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुल्क मिल जाए, फिर 7 जर्मनों को अकेला मारकर ना लौटो तो मुझे दरबार साहब की दहली पर मत्था टेकना नसीब ना हो। पाजी कहीं के कलों के घोड़े संगीन देखते ही मुंह फाड़ देते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं। यूँ अंधेरे में 30-30 मन का गोला फेंकते हैं। उस दिन धावा किया था, 4 मील तक एक जर्मन नहीं छोड़ा। पीछे जनरल ने हट जाने को कमान दिया, नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते। क्यों? सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुराकर कहा, लड़ाई के मामले जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते। बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। 300 मील का सामना है, एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा? सूबेदार जी सच है। लहना सिंह बोला, पर क्या करें, हड्डियों में तो जाड़ा धस गया है। सूर्य निकलता नहीं है और खाई में दोनों तरफ से चंबे की बावलियों के सोते झर रहे हैं। एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए। उद्यमी उठ सिगड़ी में कोले डाल। वजीर तुम 4 जने बाल्टियाँ लेकर खंदक का पानी बाहर फेंको। महासिंह शाम हो गई है। खाई के दरवाजे का पहरा बदल ले। या कहते हुए सूबेदार खाड़ी साड़ी खंदक में चक्कर लगाने लगा। वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। बाल्टी में गंदला पानी भरकर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला, मैं पौधा बन गया हूँ। करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। इस पर सब खिलखिलाकर हंस पड़े और उदासी के बादल फट गए। लहना सिंह ने दूसरी बाल्टी भरकर उसके हाथ में देकर कहा, अपनी बाड़ी के खरबूजे में पानी डाल दो। ऐसा खाद का पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। हाँ, देश क्या है, स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 झूमा ज़मीन यहाँ मांग लूँगा और फले के बूटे लगाऊँगा। लाड़ी होरा को भी यहाँ बुला लोगे। यहीं वह दूध पीने वाली फिरंगी से चुप कर, यहाँ वालों को शर्म नहीं है। देश की चाल है। आज तक मैं उसे समझा न सका कि सिख तम्बाकू नहीं पीते। वह सिगरेट देने की हट करती है, ओठों से लगाती है और पीछे हटता हूँ तो समझती है कि राजा बुरा मान गया, वह मेरे मुल्क के लिए नहीं लड़ेगा। अच्छा, अबोधा सिंह कैसा है? अच्छा है, जैसे मैं जानता ही ना हूँ। रात भर तुम अपने कंबल उसे उड़ाते हो और आप सिगरी के सहारे गुजर करते हो। उसके पहरे पर आप पहरा देते आते हो। अपने सूखे कपड़े के तख्तों पर उसे सुलाते हो और आप कीचड़ में पड़े रहते हो। कहीं तुम ना मांदे पड़ जाना। जाड़ा क्या है, मौत है। और निमोनिया से मरने वालों के मुरब्बे नहीं मिला करते। मेरा दर मत करो, मैं तो बुलेल के खड्डू के किनारे मरूंगा। भाई कीरत सिंह की गोदी पर मेरा सर होगा और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के आम में पेड़ की छाया होगी। वजीर सिंह ने त्योरी चढ़ाकर कहा, क्या मरने की बात लगाई है? मारे जर्मन के तुरक। हाँ भाई, कैसे? दिल्ली शहर ते पिछोड़ नु जान दिए। कर लेना लौंगा दा व्यापार मड़िए। कर लेना ना देड़ा सौदा अड़िए। लाड़ा चटाका कदुए नु का बढ़ाया वे मज़ेदार गोरिए। उड़ लाड़ा चटाका कदुए नु। कौन जानता था कि दाढ़िए वाले घर वाले सिख ऐसे लुच्चों का गीत गाएंगे। पर सारी खंदक इस गीत से गूंज उठी और सिपाही फिर ताज़ा हो गए, मानो 4 दिन के सोते और मौज ही करते रहे हों। तीसरा भाग। दोपहर रात गई, अंधेरा है, सन्नाटा छाया हुआ है। बोधा सिंह खाली बिस्कुटों के 3 सेटों पर अपने दोनों कंबल बिछाकर और लहना सिंह के 2 कंबल एक बरान को ओढ़कर सो रहा है। लहना सिंह पहरे पर खड़ा है, एक आंख खाई के मुंह पर है, एक बोधा सिंह के दुबले शरीर पर। बोधा सिंह कराहा, क्यों बोधा भाई, क्या है, पानी पिला दो। लहना सिंह ने कटोरा उसके मुंह से लगाकर पूछा, कहो कैसे हो?
पानी पीकर बोधा बोला, कपकपी छूट रही है, रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं। अच्छा, मेरी जर्सी पहन लो। और तुम? मेरे पास सिंगरी है और मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है। ना, मैं नहीं पहनता। 4 दिन से मेरे लिए यहाँ। हाँ, याद आई, मेरे पास दूसरी गर्म जर्सी है, आज सवेरे ही आई है। विलायत से बन कर भेज रही है मैमे, गुरु उनका भला करे। यूँ कहकर लहना अपना कोट उतारकर जर्सी उतारने लगा। सच कहते हो और नहीं झूठ? यूँ कहकर नाहीं करते बोधा को उसने ज़बरदस्ती जर्सी पहना दी और आप खाकी कोट और जीन का कुर्ता भर पहरे देने खड़ा हो गया। मैम की जर्सी की कला केवल कथा थी। आधा घंटा बीत गया। इतने में खाई के मुँह से आवाज़ आई, सूबेदार हजारा सिंह। कौन? लेफ्टिनेंट साहब, हुक्म मौजूद, कहकर सूबेदार तनकर फौज सलाम करके सामने आया। देखो, इसी दम धावा करना होगा। बोधा भी कंबल उतार कर चलने लगा। तब लहना सिंह ने उसे रोका। लहना सिंह आगे हुआ तो बोधा के बाप सूबेदार ने उंगली उठाकर बोधा की ओर इशारा किया। लहना सिंह समझकर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन रहे, इस पर बड़ी हुज्जत हुई। कोई रहना ना चाहता। समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्च किया। लेफ्टिनेंट साहब लहना की सिंगड़ी के पास मुंह फेर कर खड़ा होकर सिगरेट जलाकर सुलगाने लगा। 10 मिनट बाद उसने लहना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम भी पियो। आँख मारते मारते लहना सिंह सब समझ गया। मुँह का भाव छिपाकर बोला, लाओ साहब। हाथ आगे करते ही उसने सिंगड़ी के उजाले में साहब का मुंह देखा। तब उसका माथा टनका। लेफ्टिनेंट साहब के पट्टियों वाले एक दिन में कहाँ चले गए और उनकी जगह कैदियों से तख्ते बाल कहाँ से आ गए? लहना सिंह ने जांचना चाहा। लेफ्टिनेंट साहब 5 वर्ष से उसकी रेजिमेंट में था। क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब आएंगे? लड़ाई खत्म होने पर। क्यों, क्या यह देश पसंद नहीं? नहीं साहब, शिकार के मज़े यहाँ कहाँ। याद है परसान नकली लड़ाई के पीछे आप जगाधारी जिले में शिकार करने गए थे। हाँ हाँ, वहीं जब आप खोते पर सवार थे और आपका खान सामा अब्दुल्ला रास्ते में मंदिर में चढ़ जाने को रह गया था। बेशक पाजी कहीं का, सामने से वह नीलगाय निकली कि ऐसी बड़ी मैंने कभी नहीं देखी थी, और आपकी एक गोली कंधे में लगी और पुट्ठे में निकली। ऐसे अफसर के साथ शिकार करने में मज़ा है। क्यों साहब, शिमले में तैयार होकर उस नील गाय का सर आ गया था ना। आपने कहा था कि रेजिमेंट की मैच में लगाएंगे। हाँ, पर मैंने वह विलायत भेज दिया। ऐसे बड़े बड़े सींग 2-2 फुट के तो होंगे। हाँ लहना सिंह, 2 फुट 4 इंच के। तुमने सिगरेट नहीं पिया? पीता हूँ साहब, दिया सराय ले आता हूँ, कहकर लहना सिंह खंदक में घुसा। अब उसे संदेह नहीं रहा। उसने झटपट निश्चय कर लिया कि क्या करना चाहिए। अंधेरे में किसी सोने वाले से टकराया। कौन? वजीरा सिंह। हाँ, क्यों लहना, क्या कयामत आई है? जरा तो आँख लगने दी होती। चौथा भाग। होश में आओ, कयामत आई है। लेफ्टिनेंट साहब की वर्दी पहनकर आई है। क्या? लेफ्टिनेंट साहब या तो मारे गए हैं या कैद हो गए हैं। उनकी वर्दी पहनकर कोई जर्मन आया है। सूबेदार ने इसका मुंह देखा, मैंने देखा और बातें की। सोहरा साफ उर्दू बोलता है, पर किताबी उर्दू, और मुझे सिगरेट पीने को दिया। तो अब मारे गए। धोखा है। सूबेदार होरा कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे और यहाँ खाई पर धावा होगा। उठो, एक काम करो, पलटन के पैरों के निशान देखते देखते दौड़ जाओ। अभी बहुत दूर न गए होंगे। सूबेदार से कहो कि एकदम लौट आवे। खंदक की बात झूठी है, चले जाओ। खंदक के पीछे से ही निकल जाओ, पत्ता तक न खुड़के, देर मत करो। हुक्म तो यह है कि यही ऐसी तैसी हुक्म की मेरा हुक्म है। जमादार लहना सिंह, जो इस वक्त यहाँ सबसे बड़ा अफसर है, उसका हुक्म है मैं पलटन साहब की खबर लेता हूँ। पर यहाँ तो तुम 8 ही हो। 8 नहीं, 10 लाख। एक अकालिया सिख 10.25 लाख के बराबर होता है। चले जाओ।
लौटकर खाई के मुहाने पर लहना सिंह दीवार से चिपक गया। उसने देखा कि लेफ्टिनेंट साहब ने जेब से बेल के बराबर 3 गोले निकाले। तीनों को जगह जगह खंदक के दीवारों में घुसेड़ दिया और तीनों में एक तार सा बांध दिया। तार के आगे सूत की गुत्थी थी जिसे सिंगड़ी के पास रखा। बाहर की तरफ जाकर एक दिया सलाई जलाकर गुत्थी रखने। इतने में बिजली की तरह दोनों कंधों से उल्टी बंदूक को उठाकर लहना सिंह ने साहब की कोहनी पर तान कर दे मारा। धमाके के साथ साहब के हाथ में दिया सलाई गिर पड़ी। लहना सिंह ने एक कुंदा साहब की गर्दन पर मारा और साहब आँख मिन गॉट करते हुए चित हो गए। लहना सिंह ने तीनों गोले बीन कर खंदक के बाहर फेंक दिए और साहब को घसीट कर सिंगड़ी के पास लटाया। जेबों की तलाशी ली। 3-4 लिफाफे थे और एक डायरी निकाल कर उन्होंने अपने जेब के हवाले किए। साहब की मूर्छा हटी। लहना सिंह हंसकर बोला, क्यों लेफ्टिनेंट साहब, मिजाज कैसा है? आज मैंने बहुत सी बातें सीखी। यह सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं। यह सीखा कि जगाधारी के ज़िले में नीलगायें होती हैं और उनके 2 फुट 4 इंच के सींग होते हैं। यह सीखा कि मुसलमान खानसामा मूर्तियों पर चढ़ाते हैं। लेफ्टिनेंट साहब खोते पर चढ़ते हैं, पर याद तो कहो ऐसी साफ उर्दू कहाँ से सीखा है? हमारे लेफ्टिनेंट साहब तो बिना डैम के 5 लफ्ज़ भी नहीं बोला करते थे। लहना सिंह ने पतलूब की जेबों की तलाशी नहीं ली थी। साहब ने मानो जाड़े से बचने के लिए दोनों हाथ जेबों में डाले। लहना सिंह कहता गया, चालाक तो बड़े हो, पर माझी का लहना इतने वर्ष लेफ्टिनेंट साहब के साथ रहा है। उसे चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए। 3 महीने हुए एक तुर्की मौलवी मेरे गांव आया था। औरतों के बच्चे होने का तावीज़ बांटता था और बच्चों को दवाई देता था। चौधरी के बड़ के नीचे मंजा बिछाकर हुक्का पीता रहता था और कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं। वेद पढ़ पढ़ कर उसमें विमान चलाने की विद्या जान गए हैं। गौ को नहीं मारते, हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गौ हत्या बंद कर देंगे। मंडी के बनियों को धमकाता था कि डाक खाने से रुपया निकाल लो, सरकार का राज जाने वाला है। डाक बाबू पोलूराम भी डर गया था। मैंने मुल्ला की दाढ़ी मूड़ दी और गांव से बाहर निकाल कर कहा कि जो मेरे गांव में अब पैर रखा तो। साहब की जेब से पिस्तौल चला और लहना की जांघ में लगी। इधर लहना के हेनरी मार्टिन के 2 फायरों ने साहब की कपाल क्रिया कर दी। धड़ाका सुनकर सब दौड़ आए। बोधा चिल्लाया, क्या है? लहना सिंह ने उसे यहाँ कहकर सुला दिया कि एक हड़का कुत्ता आया था, मार दिया और औरों से सब हाल कह दिया। बंदूकें लेकर सब तैयार हो गए। लहना ने साफा फाड़ कर घाव के दोनों तरफ पट्टियाँ कसकर बांधी। घाव मांस में ही था। पट्टियों के कसने से लहू बंद हो गया। इतने में 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। सिखों की बंदूकों की बाढ़ ने पहले धाबे को रोका, दूसरे को रोका, पर यहाँ थे 8। लहना तक कर मार रहा था। वह खड़ा था और लेटे हुए थे और वे थे 70। अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन आगे घुसे आते थे। थोड़े मिनटों में वे अचानक आवाज़ आई, वाह गुरुजी की फतह, वाह गुरु दी का खालसा। वह धड़ाधड़ बंदूकों के फायर जर्मनों की पीठ पर पड़ने लगे। इन मौके पर जर्मन 2 चक्कों के पार्टों के बीच में आ गया। पीछे से सूबेदार हजारा सिंह के जवान आग बरसाते थे। सामने से लहना सिंह के साथियों के संगीन चल रहे थे। पास आने पर पीछे वालों ने भी संगीन पिरोना शुरू कर दिया। लहना सिंह के साथियों के संगीन चल रहे थे। पास आने पर पीछे वालों ने भी संगीन पिरोना शुरू कर दिया। एक किलकारी और अकाल सिखा दी फौज आई। वाह गुरुजी दी फतह, वाह गुरुजी दी खालसा। सत श्री अकाल। पुरुष और लड़ाई खत्म हो गई। 63 जर्मन या तो खेत रहे या करा रहे थे। सिखों में 15 के प्राण गए। सूबेदार के दाहिने कंधे में गोली आर पार निकल गई थी। लहना सिंह की पसली में एक गोली लगी। उसने घाव को खंदक की गीली मिट्टी से पूर दिया और बाकी का साफा कसकर कमरबंद की तरह लपेट लिया। किसी को खबर नहीं हुई कि लहना के दूसरा भारी घाव लगा है। लड़ाई के समय चांद निकल आया था, ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ छई नाम सार्थक होता है। और हवा ऐसी चली थी जैसे कि वाड़ भट्ट की भाषा में दंत विलोपदेशाचार्य कहलाती है। वजीर सिंह कह रहा था कि कैसे मन भर
फ्रांस की भूमि मेरे बूटों से चिपक रही थी। अब जब मैं दौड़ा दौड़ा सूबेदार के पीछे गया था, सूबेदार लहना सिंह सारा हाल सुन और कागजात पाकर उसकी तुरंत बुद्धि को सराह रहे थे और कह रहे थे कि तू ना होता तो आज सब मारे जाते। इस लड़ाई की आवाज़ 3 मील दाहिनी ओर खाई वालों ने सुन ली थी। उसने पीछे टेलीफोन कर दिया था। वहाँ से झटपट 2 डॉक्टर 2 बीमार ढोने की गाड़ियाँ चली जो कोई 1.5 घंटे के अंदर आ पहुँची थी। फील्ड अस्पताल नज़दीक था, सुबह होते होते वहाँ पहुँच जाएंगे, इसलिए मामूली पट्टी बांधकर एक गाड़ी में घायल लिटा के दूसरी गाड़ी में लाशें रखेंगे। सूबेदार ने लहना सिंह की जांघ में पट्टी बंधवानी चाहिए। बोधा सिंह जोर से बर्रा रहा था, पर उसने यह कहकर टाल दिया कि थोड़ा घाव है, सवेरे देखा जाएगा। वह गाड़ी में लिटाया गया। लहना को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे। यह देखकर लहना ने कहा, तुम्हें बोधा की कसम और सूबेदारनी जी की सौगंध है तो इस गाड़ी में न चले जाओ, और तुम मेरे लिए वह गाड़ी पहुंचकर गाड़ी भेज देना। और जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ी आती होंगी। मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं मैं खड़ा हूँ। वजीरा सिंह मेरे पास है ही। अच्छा, पर बोधा गाड़ी पर लेट गया। भला आप भी चढ़ाओ। सुनिए, सूबेदारनी होरा को चिट्ठी लिख तो मेरा मत्था टेकना लिख देना, और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझे जो उन्होंने कहा था वह मैंने कर दिया। गाड़ियाँ चल दी। सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लहना का हाथ पकड़ के कहा, तूने मेरे और बोधा के प्राण बचाए हैं, लिखना कैसा, साथ ही घर चलेंगे। आप सूबेदारनी से तू ही कह देना उसने क्या कहा था। अब आप गाड़ी पर चढ़ाओ, मैंने जो कहा था वह लिख देना और कह भी देना। गाड़ी के जाते ही लहना लेट गया। वजीरा पानी पिला दो और मेरा कमरबंद खोल दे, तर हो रहा है। 5वां भाग। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृतियाँ बहुत साफ हो जाती हैं। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती हैं। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं। समय की धुंध बिल्कुल उन पर हट सी जाती है। लहना सिंह 12 वर्ष का है। अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ है। दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ, हर कहीं उसे 8 साल की लड़की मिल जाती है। जब वह पूछता है तेरी कुड़माई हो गई, तब वह धत कहकर भाग जाती है। एक दिन उसने वैसे ही पूछा तो उसने कहा, हाँ कल हो गई। देखते नहीं, यह रेशम के फूलों वाला सालू। यह सुनते ही लहना सिंह को दुख हुआ, क्रोध हुआ। क्यों हुआ? वजीरा सिंह पानी पिला दे। 25 वर्ष बीत गए। अब लहना सिंह 77 राइफल्स में जमादार हो गया है। उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही ना रहा। ना मालूम वह कभी मिली थी या नहीं। 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमे की पैरवी करने घर गया था। वहाँ रेजिमेंट के अफसर की एक चिट्ठी मिली, फौरन चले आओ। साथ ही सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिली कि मैं और बोधा सिंह भी लाम पर जाते हैं, लौटते हुए हमारे घर होते आना, साथ चलेंगे। सूबेदार का घर रास्ते में पड़ता था और सूबेदार उसे बहुत चाहता था। लहना सिंह सूबेदार के यहाँ पहुँचा। सब चलने लगा तब सूबेदार बेड़े में निकल कर बोला, लहना सिंह, सूबेदारनी तुम्हें जानती हैं, बुलाती है, जा मिला। लहना सिंह भीतर पहुंचा। सूबेदारनी मुझे जानती है? कब से? रेजिमेंट के क्वार्टर में तो कभी सूबेदार के घर के लोग रहे नहीं। दरवाजे पर जाकर मत्था टेकना कहा। असीस सुनी। लहना सिंह चुप। मुझे पहचाना नहीं? तेरी कुड़माई हो गई, धत कल हो गई। देखते नहीं, रेशमी बूटों वाला सालू अमृतसर में। भाभू की टकराहट से मूर्छा खुली, करवट बदली, पसली का घाव बह निकला। वजीरा सिंह पानी पिला दो, उसने कहा था। स्वप्न चल रहा था। सूबेदारनी कह रही थी, मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। एक काम कहती हूँ, मेरे तो भाग फूट गए। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया, लालपुर में ज़मीन दी है। आज नमक हलाली का मौका आया है, पर सरकार ने हम तीमियों की एक घंगरिया पलटन क्यों न बना दी, जो मैं भी सूबेदार जी के साथ चली जाती। एक बेटा है, फौज में भर्ती हुए 1 ही वर्ष हुआ है। उसके पीछे 4 और हुए, पर एक भी नहीं जिया। सूबेदारनी रोने लगी। अब दोनों जाते हैं, मेरे भाग। तुम्हें याद है, एक दिन तांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था। तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़े की लातों पर चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्त पर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना, यही मेरी शिक्षा है, यही मेरी भिक्षा है। तुम्हारे आगे मैं आंचल फसारती हूँ। रोती रोती सूबेदारनी ओबरी में चली गई।
लहरा सिंह भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आया। वजीरा सिंह, पानी पिला दो, उसने कहा था। लहरा सिंह का सिर अपनी गोदी में रखे वजीरा सिंह बैठा है। जब मांगता है तो पानी पिला देता है। आधे घंटे तक रहना फिर चुप रहा, फिर बोला, कौन? कीरत सिंह? वजीरा ने कुछ समझकर कहा, हाँ। भैया, मुझे और ऊंचा कर ले, अपने पट पर मेरा सिर रख ले। वजीरा ने वैसा ही किया। हाँ, अब ठीक है, पानी पिला दे बस। अब के हाड़ में अब आम खूब फलेगा। चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना। जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही बड़ा यह आम। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने मैंने इसे लगाया था। वजीरा सिंह के आंसू टप टप टपक रहे थे। कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबारों में पढ़ा, फ्रांस और बेल्जियम 67वीं सूची, मैदान के घावों से मरा नंबर 77 सिख राइफल्स जमादार लहरा सिंह।